है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज ये हमारा सेट नंबर 15 रहने वाला है। बाकी हम आप लोगों के साथ अभी तक 14 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सेट नंबर 15 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय हुई थी। तो महात्मा गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे और 1916 में इन्होंने एक सार्वजनिक स्थिति अपनी दर्ज कराई थी। वो कार्यक्रम कौन सा था? तो ये जो कार्यक्रम था ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। इसी के समय इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 1916 में ही स्थापना इसकी की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। वही गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो ये आपके 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और इसी दिन को हम यानी कि 9 जनवरी को ही प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में और 1911 में ही ये फैसला लिया गया कि अब जो राजधानी होगी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी और ये 11 में इसकी घोषणा की गई और 12 में ये राजधानी बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1911। अगर इसी समय हम बात करें वायसराय की, तो वायसराय कौन था? तो हार्डिंगे द्वितीय जो था, कौन? हार्डिंगे द्वितीय इस समय वायसराय था और इसका कार्यकाल जो था वो 1910 से 1916 तक हार्डिंगे द्वितीय का कार्यकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वही अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये क्या होगा? तो ये होगा बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। 1106 लोग यहाँ पे रहते हैं बिहार में। अगर इसी में यूटी की बात करें, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा यूटी में किसका है? तो वो दिल्ली का है। यहाँ पे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और सबसे कम जो है वो अंडमान एंड निकोबार का है। यहाँ पे 46 व्यक्ति रहते हैं। अंडमान एंड निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं इसमें हम बात करें भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो है जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो भारत में जो पहला रेडियो कार्यक्रम था ये किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1923। 1923 में भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था और ये कहाँ से प्रसारित किया गया था? तो मुंबई के जो रेडियो क्लब थे उसी के द्वारा इसको प्रसारित किया गया था। और आपको रेडियो से एक चीज़ और याद रखनी है, 13 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। 13 फरवरी को ही हम विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? अगर हम भारत के भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो ये भारत जो है वो 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान आता है। जिसमें कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है यानी कि 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान जो है ये सबसे कम सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका जो है ये आपका भूमि सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये आपके क्या है? ये आपके समुद्री सीमा साझा करते हैं। वहीं एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, भारत और श्रीलंका यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो ये पाक जो जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जलडमरू मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके के लिए परेशान हो रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टैटिक जीके। ये हमारी ई बुक रहने वाली है जिसमें हमने 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है। डिफरेंट एग्जाम का एनालिसिस करके एसएससी, रेलवे, डिफेंस,
टीचिंग और स्टेट पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको एनालिसिस करके हुई हमने यहाँ पे 50 प्लस इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक बनाए हैं जिनसे प्रश्न हर बार बनता है। और इस ई बुक की खासियत ये है, इसको मात्र हमने 120 पेजों में कंपाइल कर रखा है। 120 पेज आप समझते हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं। और इसका सेल्फ स्टडी प्लान भी है, वो भी इसके साथ आपको मिलता है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस जो है मात्र इसका 49 रुपये है। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका होगा द हैग में आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वाशिंगटन से मैंने आपको बताया था, और यूएनओ के जितने भी प्रमुख हेडक्वार्टर से और जितनी भी संबंधित डेट्स होती हैं वो हम आपको बता चुके हैं। यूएनओ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, स्पेशली एनटीपीसी के एग्जाम्स में यूएनओ साइंस एंड टेक से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो वाशिंगटन डीसी से अगर हम बात करें, एक तो आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाता है और एक आपका आईएमएफ का मुख्यालय हो जाता है। यानी कि जितनी मुद्रा से संबंधित मुख्यालय हैं वो आपके वाशिंगटन डीसी में होते हैं। वही न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी में यूएन में अगर हम बात करें तो यूएन में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन को ही 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम इसके क्रियान्वयन की बात करें तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय इसको क्रियान्वयन किया गया, और इसमें जो प्रमुख फसलों पर जोर दिया गया था वो गेहूं और चावल इसमें जो थी ये प्रमुख फसलें थीं हरित क्रांति में, जिस पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, वर्ष डैश में स्विज नहर खोली गई तथा इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे की कड़ी को और मजबूत किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा 1869। स्विज नहर जो है ये किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है। स्विज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है और 1869 में इसकी शुरुआत होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज पर उनके कार्यों के लिए किस ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिकी को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जे थॉमसन को इसके लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परिवर्तन का परिणाम है और इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा अनुकरण। और ध्वनि की मैंने आपको इकाई बताई थी, डेसिबल जो होती है ये ध्वनि की इकाई होती है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सोनार का जो पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डैग हैमर्सकाल्ड ने ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि मानव जाति को नर्क से बचाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न डैश भारत का सबसे बड़ा एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बांध का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है जो केरल राज्य के राजा थे। तो इसका नाम क्या है इस बांध का? तो इस बांध का जो नाम है वो है बाणासुर सागर बांध। अगला प्रश्न आता है, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं डैश कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता के तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है। तो उनको पूंजीगत वस्तुओं के रूप में हम जानते हैं। खगोल भौतिकी वैज्ञानिक डैश ने जिन्होंने पहली बार 1958 में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया, पहले जीवित व्यक्ति बने जिसके नाम पर नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यूजेन पार्कर। यूजेन पार्कर ये पहले व्यक्ति बने, जीवित व्यक्ति थे ये, जिसने नासा ने इनके नाम पर इस अंतरिक्ष यान का नाम रखा था। अगला प्रश्न आता है, हाइपोथैलेमस
से पतले आधार से लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर में प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका पीयूष ग्रंथि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है डैश एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जिनका जन्म टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ हुआ था। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें सभी 4 अंग आनुवांशिक स्थिति में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा निक वैजुसिक, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी और 12 अप्रैल को ही हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 और इसका जो वर्णन है वो भाग 20 में इसका वर्णन दिया जाता है। और इसी में अगर हम बात करें तो भाग 20 में इसका वर्णन है और संविधान संशोधन ये हमने साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया है। अगर हम भारतीय स्रोतों की बात करें तो अभी तक पॉलिटी में ये प्रश्न नहीं बना है पिछले प्रैक्टिस सेटों में, तो आज यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान के स्रोतों से बात करें तो संविधान संशोधन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। बाकी जो हमने संघीय व्यवस्था ली है, संघीय व्यवस्था, तो ये हमने कनाडा से ली है संघीय व्यवस्था। और डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग मौलिक अधिकार ये यूएसए के द्वारा यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? तो यूएसएसआर से हमने एक तो पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान और मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही में संयुक्त बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट संविधान के स्रोत हो जाते हैं। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो प्रसिद्ध जुलू जो जनजाति है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो 1765 में ये दीवानी अधिकार प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन नहीं है निम्नलिखित में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकिपीडिया। बाकी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन विकिपीडिया जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न आता है भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1853 में। और इसके जो श्रेय है वो डलहौजी को जाता है। जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी और इसमें जो टोटल यात्री बैठे थे वो 400 यात्री इसमें बैठे थे। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से डैश आगे है 3.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट और 5 घंटे 10 मिनट। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और पिछले वीडियो यानी कि सेट नंबर 14 में हमने आपसे कौन सा सेट है? तो ये जो सेट नंबर 14 था उसमें हमने ये आपसे प्रश्न पूछा था सेट 14 में कि निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर में जो है वो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है। और आप लोगों को बता दें अगर आप लोग फ्री वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट करंट अफेयर के देना चाहते हैं, करंट अफेयर में यहाँ पे तीनों कैटेगरी हैं आपकी, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर। तो इनका आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे ऐप पे। और संडे को हम स्पेशल मॉक भी कंडक्ट कराते हैं, तो संडे को आप लोग स्पेशल मॉक दे सकते हैं। SSC, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। और ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसे परचेज़ करना चाहें तो यहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे चैनल को सपोर्ट मिल सके और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। धन्यवाद।